हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज के दिन की शुरुआत ही होती है मेरी लाइफ की सबसे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक से। No, God! No, God, please, no! 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 सो लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट, शिट हैपेंस। सो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के बारे में। वैसे तो इस मूवी की स्टोरी लाइन आयरन मैन 1 से भी पहले की है और रिलीज ऑर्डर के अकॉर्डिंग सेकंड मूवी होनी चाहिए थी द इनक्रेडिबल हल्क, बट उसमें सुपर सोल्जर सीरम का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सोचा कि हम कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जिसमें सुपर सोल्जर सीरम का कॉन्सेप्ट पहली बार इस्तेमाल हुआ था। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने आयरन मैन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले जाकर उस एक्सप्लेनेशन को देख लो जो मेरे चैनल पर ही है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है प्रेजेंट डे आर्कटिक से, जहाँ कुछ साइंटिस्ट जो शील्ड के ही साइंटिस्ट होते हैं एक पुराना एयरक्राफ्ट डिस्कवर करते हैं जिसका नाम है वेलकैरी। उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर उनको एक बंदा जो बर्फ में जम चुका है और एक शील्ड मिलती है। अब ये बंदा है कौन, ये पूरी मूवी इसी के ऊपर है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक आता है 1942 नॉर्वे में। यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विलन की, जोहन स्मिथ, जिसको रेड स्कल के नाम से भी जाना जाता है, और ये होता है हाइड्रा का लीडर। अब शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रा है क्या। तो हाइड्रा एक एंशिएंट कल्ट है जो कई सालों पहले स्टैब्लिश हुआ था एक कॉस्मिक डेमोनिक बीइंग हाइड्रा को पूजने के लिए। बट जैसे जैसे टाइम मॉडर्न होता गया, हाइड्रा ग्रुप टेररिस्ट की तरह काम करने लगा जो सिर्फ दुनिया पे राज करना चाहता है। और करंटली अभी हाइड्रा को लीड कर रहा था ये बंदा जोहन स्मिथ। यहाँ जोहन एक पावरफुल ऑब्जेक्ट टेसरेट को चुरा लेता है जो एक ब्लू ग्लोइंग क्यूब की तरह है, जिसमें ये माना जाता है कि टेसरेट के अंदर गॉडली पावर्स हैं, मतलब गॉड जैसी पावर्स। हम नेक्स्ट सीन में न्यूयॉर्क में, जहाँ पर एक पतला कमज़ोर और बीमार लड़का स्टीव रॉजर्स हर जगह आर्मी में भर्ती होने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार अपने पतले शरीर होने की वजह से रिजेक्ट होता है। फिर एक दिन अपने दोस्त बकी बांस के साथ स्टार्क एक्सपो अटेंड करता है। स्टीव अपना सपना डिस्कस करता है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है। यहाँ पर एक डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन उसकी बातें सुन लेते हैं और स्टीव का जज्बा देखकर उसको भर्ती कर लेते हैं एक सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए। अमेरिका यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने के लिए सुपर सोल्जर्स बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि एक सुपर सोल्जर एटलीस्ट 100 दुश्मनी सोल्जर पर भारी पड़े और अमेरिका के कम से कम नॉर्मल सोल्जर्स की जान जाए। तो डॉक्टर अब्राहम अर्स्किन ने एक नॉर्मल सोल्जर को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक फार्मूला बनाया और फार्मूले से एक सुपर सोल्जर सीरम बनाया, जिसमें एक नॉर्मल सोल्जर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स आ जाएंगी। अब यहाँ शुरू होता है एक असली टेस्ट। कॉनर फिलिप्स और ब्रिटिश एजेंट पैगी कार्टर भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं। इनिशियली सबको डाउट होता है कि स्टीव राइट चॉइस है या फिर नहीं, लेकिन जब ट्रेनिंग के दौरान स्टीव बिना सोचे ग्रेनेड पे कूद जाता है सारे सोल्जर्स को बचाने के लिए, तब सबको समझ में आता है ये बंदा असली हीरो है, इसमें क्वालिटीज है एक सुपर सोल्जर बनने की। बट इन रियलिटी जिस ग्रेनेड पे स्टीव पूरा था वो ग्रेनेड नकली था। कॉनर फिलिप्स ने वो ग्रेनेड जानबूझ के फेंका था ये जानने के लिए कि कौन सोल्जर अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबको बचाएगा। और यहाँ पर स्टीव भी टेस्ट पास कर लेता है। ये टेस्ट था? फिर स्टीव को सुपर सोल्जर बनाने से पहले डॉक्टर अर्स्किन स्टीव को अपना एक सीक्रेट बताता है कि पहले वो स्मिथ के लिए काम करता था और जोहन स्मिथ ताकत का भूखा था। तो जोहन ने अर्स्किन का इनकम्प्लीट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। उस टाइम पर डॉक्टर अर्स्किन अपने सीरम पर काम कर रहे थे, बट जोहन स्मिथ ताकत का इतना भूखा था कि उसने इनकम्प्लीट सीरम ही अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया जो पूरी तरह से बना तक नहीं था। और सीरम ने स्मिथ को पावरफुल तो बना दिया, लेकिन स्मिथ का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ कर लाल कलर का कर दिया, इसलिए उसको रेड स्कल नाम से भी जानते हैं। बट यहाँ पर सीरम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अर्स्किन स्टीव को समझाते हैं कि ये सीरम इंसान की पर्सनैलिटी और ट्रेड्स को इन्हेंस कर देता है। तो अगर जो इंसान बुरा है जैसे जोहन स्मिथ, उस सीरम के बाद और ज़्यादा बुरा हो गया और स्टीव को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि वो बस एक अच्छा इंसान है, नथिंग एल्स। तो सीरम से स्टीव को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो मिल जाएगी, बट एक अच्छा दिल और काइंडनेस वो कोई सीरम नहीं दे सकता, बंदा उस चीज़ के साथ ही पैदा होता है। अब आता है नेक्स्ट डे, एक्सपेरिमेंट का दिन। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा रहे होते हैं डॉक्टर अर्स्किन और हॉवर्ड स्टार्क, जो हैं टोनी स्टार्क के पापा, और ये भी एक जीनियस साइंटिस्ट होते हैं टोनी की तरह। वहाँ स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट होता है, प्लस वीटा रेस का डोज मिलता है और फिर स्टीव रॉजर्स ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है एक टॉल, मस्कुलर और एकदम सॉलिड इंसान। लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं। हाइड्रा का एक असैसिन हैंस क्रूगर एक्सपेरिमेंट खत्म होते ही डॉक्टर अर्स्किन को शूट करके उनको जान से मार देता है और एक सीरम की बोतल लेके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि जोहन स्मिथ उस सीरम से अपनी खुद की एक सुपर सोल्जर्स की फौज बनाना चाहता है और दुनिया पे राज करना चाहता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर अर्स्किन मरने से पहले स्टीव से कहते हैं कि एक अच्छे इंसान बने रहना। फिर स्टीव क्रूगर के पीछे आता है एंड थिंग्स नाउ हैव चेंज्ड। स्टीव भागकर ये क्रूगर की कार का पीछा करता है, वो लंबी लंबी छलांगे लगा पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द सुपर सोल्जर सीरम। फिर स्टीव क्रूगर को पकड़ भी लेता है जो वहाँ से एक सबमरीन से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रूगर जहर खा के खुद को जान से मार लेता है।
साथ ही साथ उस सीरम का फॉर्मूला भी हमेशा के लिए खो जाता है और डॉक्टर अर्स्किन के बिना उस सीरम को दोबारा बनाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। बट एक रास्ता यहाँ पे होता है। ये लोग स्टीव का 1-2 यूनिट ब्लड ले लेते हैं उस सीरम को दोबारा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि स्टीव के खून में वो सुपर सोल्जर सीरम है। बट वही सेम परफेक्ट सीरम जो डॉक्टर अर्स्किन ने स्टीव को दिया था वो ये लोग कभी रिग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो स्टीव को एक सेलिब्रिटी हीरो बना देते हैं। एक शील्ड पकड़ा के कैप्टन अमेरिका का टाइटल देते हैं, जो कि वॉर से रिलेटेड चीज़ों को बेचता है और स्टेज पे जाके शोज करता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक जोकर बना देते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि स्टीव अकेला सुपर सोल्जर था और गवर्नमेंट को चाहिए थी एक पूरी टोली सुपर सोल्जर्स की। तो एक सुपर सोल्जर से गवर्नमेंट क्या करती, तो वो एटलीस्ट स्टीव से पैसे कमाने का जरिया ढूंढकर उसको प्रमोशन पे लगा देते हैं। फिर 1943 में इटली में एक शो के दौरान स्टीव को पता चलता है कि उसका दोस्त बकी जो एक सोल्जर था और एक मिशन पर गया था और उसकी पूरी टीम हाइड्रा के अटैक के बाद हाइड्रा के बेस पे कैप्चर हो चुकी है। स्टीव फिलिप से रिक्वेस्ट करता है कि उन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक टीम भेजे जो हाइड्रा के बेस में कैप्चर हो चुकी है। बट फिलिप्स कोई टीम नहीं भेजता, क्योंकि उसको पता था कि जो टीम बकी की टीम को रेस्क्यू करने जाएगी वो भी मारी जाएगी और कैप्चर कर ली जाएगी। तो स्टीव यहाँ पर रिस्क लेता है और अपने पहले मिशन पर फिलिप्स को बताए बिना जाता है। और स्टीव यहाँ हेल्प लेता है पैगी और हावर्ड स्टार्क की, जो उसको हाइड्रा के बेस तक छोड़ देते हैं। स्टीव अकेला हाइड्रा के बेस पर अटैक करता है और यहाँ वो अपने दोस्त बकी और दूसरे सोल्जर्स को आज़ाद करता है। और सारे सोल्जर्स यहाँ हाइड्रा के बेस पर अटैक करके हाइड्रा के एडवांस वेपन्स पर कब्जा कर लेते हैं, जो हाइड्रा ने टेसरेट की मदद से बनाए थे। जॉन स्मिथ टेसरेट की मदद से अपनी हाइड्रा की फौज के लिए सुपर एडवांस वेपन बना चुका था, जो एक पूरे इंसान को राख बना सकते हैं। फिर फाइनली कैप्टन अमेरिका फेस टू फेस आता है रेड स्कल के साथ। स्मिथ अपना फेक ह्यूमन मास्क उतारता है और रिवील करता है अपना असली रेड स्कल वाला चेहरा। दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई होती है और स्टीव की नॉर्मल लोहे की शील्ड स्मिथ के सामने नहीं टिक पाती। फिर स्मिथ वहाँ से अपने प्लेन से भागता है और ये आदमी जो स्मिथ के साथ है ये है डॉक्टर जोला। ये स्मिथ के साथ हाइड्रा का एक साइंटिस्ट होता है और ये एडवांस वेपन इसी ने बनाए थे टेसरेट की मदद से। और यही साइंटिस्ट आगे और सुपर सोल्जर्स बनाने वाला था उस सीरम से जो क्रूगर चुराकर स्मिथ के पास ला रहा था। अब दूसरी तरफ स्टीव सारे सोल्जर्स और बकी के साथ अपने बेस पर वापस लौटता है और बन जाता है असली कैप्टन अमेरिका। हावर्ड स्टार्क उसके लिए एक नई शील्ड बनाता है जो बनी होती है एक एडवांस मेटल से, जिसका नाम है वाइब्रेनियम। वाइब्रेनियम को दुनिया का सबसे रेयर और इंडेस्ट्रक्टिबल मेटल, मतलब कभी ना टूटने वाला मेटल माना जाता है। और अभी इनके हिसाब से सिर्फ इतना ही वाइब्रेनियम एग्जिस्ट करता है जितना स्टीव के हाथों में है। अब ये वाइब्रेनियम कहाँ से आया इसके बारे में बात करेंगे किसी और मूवी के अंदर। स्टीव अपने दोस्त बकी और 5-6 सोल्जर्स के साथ एक टीम बनाता है जिसका नाम है हॉलिंग कमांडोज। ये लोग एक एक करके हाइड्रा की फैक्ट्रीज बेसिस तोड़ तोड़ के बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ स्टीव और पैगी के बीच में स्लोली थोड़ा रोमांस भी बिल्डअप होता है और स्टीव या पैगी की एक फोटो अपने कंपास में रखने लगा था। फिर स्टीव और बाकी सबको खबर मिलती है कि जो ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली है वो हाइड्रा की ट्रेन है, जिसमें हाइड्रा का एक बहुत कीमती सामान है और उस ट्रेन के अंदर है डॉक्टर जोला। तो स्टीव और हॉलिंग कमांडोज की टीम हाइड्रा की ट्रेन पर अटैक करती है, बट डॉक्टर जोला इस बार स्टीव को खत्म करने के लिए पूरा प्रिपेयर था। ट्रेन के अंदर हाइड्रा का एक सोल्जर टेसरेट से बनी एडवांस गन से स्टीव पर अटैक करता है और इसी लड़ाई में ट्रेन में धमाका होता है और बकी ट्रेन से नीचे खाई में गिर जाता है और स्टीव यहाँ अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देता है। बट यहाँ पर डॉक्टर जोला को पकड़ लिया जाता है और उसको ले जाते हैं कर्नल फिलिप्स के पास। वहाँ फिलिप्स डॉक्टर जोला से पूछता है कि स्मिथ का क्या प्लान है। तो जोला फिलिप्स को बता देता है कि स्मिथ को लगता है कि उसके पास गॉड्स की पावर्स है और स्मिथ उस ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। और यहाँ गॉड पावर से मतलब है टेसरेट से जो स्मिथ के पास है। और जोला में भी पहला हाइड्रा का बंदा होगा जो अभी तक जिंदा मिला इन लोगों को, क्योंकि जितने भी हाइड्रा के लोग पकड़े गए हैं वो अपने दांत में लगे साइडर नाम के जहर को चबाकर सुसाइड कर लेते हैं, जैसे उस बंदे ने करा था जिसको स्टीव ने पकड़ा था। अब जोला से मिली इन्फॉर्मेशन से स्टीव हाइड्रा के फाइनल बेस को लोकेट करता है। रेड स्कल वैल्करी स्पेस क्राफ्ट से उस बेस से न्यूयॉर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलता है। फिलिप्स और पैगी स्टीव को रेड स्कल की ही कार से स्टीव को प्लेन तक ले जाते हैं। स्टीव फाइनली पैगी को किस करता है और चला जाता है वैल्करी पर। वहाँ कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में लड़ाई होती है, बट रेड स्कल टेसरेट को जो रेड स्कल के स्पेस क्राफ्ट वैल्करी को पावर दे रहा था उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है और टेसरेट वहाँ एक पोर्टल खोलकर रेड स्कल को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और टेसरेट वैल्करी को पिघलाते हुए प्लेन से नीचे गिर जाता है। फिर स्टीव देखता है कि ये प्लेन डायरेक्ट न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है और प्लेन में एडवांस वेपन है जो न्यूयॉर्क के साथ पूरे अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने तक का दम रखते हैं। तो स्टीव डिसाइड करता है कि इस वैल्करी स्पेस क्राफ्ट को यहीं आर्टिक में क्रैश कराना होगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई इंसान नहीं है। तो अगर प्लेन ब्लास्ट भी होता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा सिवाय स्टीव के। तो स्टीव यहाँ पैगी को लास्ट बार कॉल करके उसको गुड बाय कहता है और क्रैश होने से पहले स्टीव पैगी को एक प्रॉमिस करता है, एक डांस का प्रॉमिस, कि वो पैगी के साथ डांस जरूर करेगा। और प्लेन क्रैश होने के बाद बर्फ में धंस जाता है और कैप्टन अमेरिका का ये सेक्रीफाइस पूरे अमेरिकन के लिए प्राउड मोमेंट होता है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो चुकी होती है हिटलर के हार के बाद और सारी तरफ फिर से खुशियाँ होती हैं। फिर हावर्ड स्टार्क टेसरेट को आर्टिक ओशन में डिस्कवर करता है जहाँ वो वैल्करी से गिरा था, बट स्टीव जिस स्पेस क्राफ्ट वैल्करी में क्रैश हुआ था वो हावर्ड स्टार्क को कहीं नहीं मिलता।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव की आंखें खुलती हैं और वो एक कमरे में होता है। वहाँ एक लेडी स्टीव से मिलने के लिए आती है जो उसको बताती है कि वो अभी एक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में है। बट स्टीव उस रूम में टेलीकास्ट हो रहे एक मैच को पहचान लेता है कि इस मैच को मैंने लाइव देखा था, तो ये अभी लाइव टेलीकास्ट कैसे हो रहा है। तो स्टीव उस रूम से बाहर निकलता है और फिर वो बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और स्टीव रियलाइज करता है कि न्यूयॉर्क पूरा का पूरा बदल चुका है। यहाँ की कार्स, बिल्डिंग्स, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ काफ़ी अलग है। फिर यहाँ एंट्री होती है निक फ्यूरी की, जो स्टीव को बताता है कि स्टीव 70 सालों से अनकॉन्शियस था। स्टीव प्लेन के साथ क्रैश हुआ था 1945 में और स्टीव स्पेस क्राफ्ट के साथ ही आर्कटिक की बर्फ में जमकर फ्रीज हो गया। फिर 2011 में वेलकरी प्लेन डिस्कवर हुआ जहाँ स्टीव बर्फ में जमा हुआ शील्ड को मिला। फिर कुछ दिनों बाद स्टीव को होश आता है शील्ड की फैसिलिटी में। स्टीव के लिए बस वो एक दिन था, बट रियलिटी में स्टीव को 70 साल हो गए थे बर्फ में। और ये सब हो पाया उस सुपर सोल्जर सीरम की वजह से। नॉर्मल इंसान इतनी बर्फ में हाइपोथर्मिया से मर जाता, बट उस सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव की बॉडी को कोल्ड टेम्परेचर के लिए प्रिपेयर कर दिया था कि स्टीव कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके। अब आता है इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ निक फ्यूरी स्टीव को एक टीम में ऐड करते हैं जिसका नाम है द अवेंजर्स। और ये सिमिलर सिनेरियो आयरन मैन 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन से है जहाँ निक फ्यूरी टोनी स्टार्क के पास आता है अवेंजर्स इनिशिएटिव प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन मूवी एंड होती है। मैंने इस मूवी को प्रीवियस मूवी आयरन मैन से ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो कमेंट में बता देना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।